बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो एक्सक्लूसिव है और वो बहुत बड़ी खबर है मेरे नज़दीक। सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि परसों जुमे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये एहतजाज भी डी चौक में कॉल दे रखी है। अली अमीन गंडापुर साहब की रिसेंटली एक मुलाकात भी हुई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से, जिसके बारे में भी हमने आपको रिपोर्ट किया कि जनाब उसमें कुछ इस तरह के मामलात भी थे कि जनाब किसी तरीके से अगर एहतजाज को लाहौर के बाद या कुछ बाकी शहरों के बाद तक पोस्टपोन किया जा सके, लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि जनाब नहीं, एहतजाज तो डी चौक में ही होगा और एट एनी कॉस्ट होगा। उससे पहले का भी एक सीक्वेंस है कि जनाब अगर केपी की गवर्नमेंट भी जाती है तो जाए, लेकिन एहतजाज अब होगा। और ये खुल खुलाकर इसमें ऑल आउट वाला सीन है। आज एक रूमर फ्लोट करती है, एक खबर फ्लोट की जाती है या आपको इस्लामाबाद के सर्कल्स में एक खबर मिलती है कि जनाब अगर अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो फ़ौरन विद इन 30 मिनट्स विद इन एन आवर गवर्नर राज इम्पोज कर दिया जाएगा, गवर्नर रूल इम्पोज कर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये एक बड़ी खबर है कि क्या इस हद तक गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जाने की इस टाइम के ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इस लेवल पे चले जाएं। सो फिर मैंने अपने सोर्सेज से दो चार से इसको कंफर्म करने की कोशिश की है कि जनाब क्या वाकई में इस तरह के कोई मामलात हैं। तो मुझे जो कन्वे किया गया या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि जी इट इज़ इन द एयर, ये है, बिल्कुल हवा के अंदर है ये बात। ये डिस्कस भी हुई है कि सर्कल्स के अंदर बैठकर। लेकिन केपीके के हालात और केपीके की पॉलिटिक्स जो है, जिस तरह की मेजॉरिटी इमरान खान साहब के पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, किसी भी तरह से केपीके की गवर्नमेंट या केपीके की इवन फेडरल गवर्नमेंट भी केपीके के अंदर गवर्नर राज इम्पोज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। सो इट्स अ मियर थ्रेट। बट डिस्कशन है ये, मतलब डिफरेंट चीज़ें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, तो उनको डिफरेंट एंगल्स पर रख के एनालाइज किया जा सकता है। बट अभी तक के लिए गवर्नर राज या गवर्नर रूल जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो एक मियर प्रेशर टैक्टिक है और वो पीक पे इस टाइम के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आगे कोई उसकी, क्योंकि ये पहले भी दो चार दफ़ा पहले भी अंडर डिस्कशन आया हुआ है गवर्नर राज के, जनाब अगर खैबर पख्तूनख्वा ये करेगा तो गवर्नर राज लग जाएगा, अगर ये करेगा तो गवर्नर राज लग जाएगा। और कुंडी साहब जो गवर्नर हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, उनकी स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं इस हिसाब से, और कुछ खबरें भी हमारे सहाफ़ी राइट लेफ्ट से इस तरह का मोमेंटम बनाने के लिए खबरें भी फ्लोट करते रहते हैं। बट एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, जो अब से कुछ देर पहले मैंने कॉन्फर्मेशन ली है, कुछ सोर्सेज से चेक किया है, तो ये कोई आज सच क्रेडिबिलिटी इसके अंदर नज़र नहीं आई। ये इट इज़ इन द एयर, अंडर डिस्कशन है, लेकिन हालात वाक़यात को देखते हुए कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि ये फिजिबल या ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़िए, तो एक बड़ी डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोर्ट रिपोर्टर्स असनात मलिक साहब, हसन अयूब साहब, सुहेल रशीद साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जो बहुत काबिल लोग हैं, सारे कोर्ट के रिपोर्टर सारे ही काबिल होते हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग काम ही ऐसा है कि पढ़ने लिखने वाला, मेहनत वाला काम है। उनसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब से कुछ देर पहले मुलाकात की है। मुलाकात के अंदर कुछ नुकात जो है ना, वो बहुत बड़ी खबरें बनना चाहिए था। पता नहीं वो किस हद तक उनको वेटेज मिलता है नेशनल मीडिया के ऊपर या नहीं मिलता, लेकिन मेरे नज़दीक वो खबरें बहुत बड़ी खबरें थी। सबसे पहले तो एक जो स्टांस लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि 25 अक्टूबर से पहले पहले तरमीम करनी होंगी, 25 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो मुश्किल काम हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि 25 अक्टूबर को काजी फायसा साहब जा रहे हैं, तो हुकूमत को जल्दी क्या है कि अभी के अभी तरमीम करनी है, और फिर कैसे पीपल्स पार्टी खुल खुलाकर ये पब्लिकली बता रही है सहाफ़ियों को कि हमने 25 अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरमीम करनी है, वरना उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जनाबे वाला, फिर हसनात मलिक साहब का वो एक जुमला जो मैं बार बार कहा करता हूँ कि ये सोने के कलम के साथ ये जुमला लिखा जाना चाहिए कि बदकिस्मती की बात है कि काजी फायसा साहब इस निज़ाम की गारंटी हैं। और मुझे ये दुख होता है जब ये जुमला मैं कोट करता हूँ। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट जो है ना, ये एक आर्ग्यूमेंट की जो स्टेटमेंट चल रही है अभी, ये स्टेटमेंट तकवीत देती है इस इंप्रेशन को कि ये अमेंडमेंट्स, काई साहब इसकी फेवर में भी हैं, ये अमेंडमेंट्स इसके पूरा जो इसके गिर्द जो लपेटा जा रहा है सारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आएगी। और फिर इस मेरे इंप्रेशन को या आप सबके इंप्रेशन को भी तकवीत मिलती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह भी फिर काजी फायसा साहब भी होंगे। वरना कभी हुकूमती जमातें या हुकूमती इत्तेहादी या सियासी जमातों को भी कभी खुल खुलाकर इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए कि जिस तारीख को आपका मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है, उससे पहले पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है। ये एक बड़ी लीथल सी स्टेटमेंट आई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से। अब ऑब्वियसली जिस तरह काई साहब बार बार खुद भी कहते हैं कि जनाब हम जजीज़ हैं, हम कोई बैठ के एड्रेस थोड़ी कर सकते हैं कि टॉप, हम कोई गुफ्तगू मीडिया से थोड़ी कर सकते हैं आके,
लेकिन ये एक एलिगेशन है, अगर ये एलिगेशन है तो बहुत सीवियर एलिगेशन है, और अगर ये रियलिटी है तो फिर भी ये काजी साहब को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल करती है कि जनाब काजी साहब ही इस अमेंडमेंट के सारे मामलात में और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। बज़ाहिर इसका इंप्रेशन ये मिलता है या इससे ये इंप्रेशन तकवीत पकड़ता है, जोर पकड़ता है कि काजी फाइसा साहब बैठे हुए अभी हुकूमत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाना चाहती है, जिसमें वकला बहुत सारे, फैसल सिद्दीकी साहब, मुनीर मलिक साहब जो हैं वो जिसके ऊपर स्टांस के लिए बैठे हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, तो फिर मुझे ये जुमला कहने की भी इजाज़त दीजिए कि काजी फाइसा साहब इस टाइम के ऊपर बदकिस्मती से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट के बाद अदलिया के ऊपर हमले के ऊपर फैसिलिटेट कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत को। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट, बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट देखें तो फिर यही बनता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत मुश्किल हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं होगी। मतलब इससे क्लैरिटी आ जाती है कि काजी फाइसा साहब के होते होते अगर हम कर लेते हैं तो कर लेते हैं, अगर काजी फाइसा साहब चले जाते हैं, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं होंगी। और आई थिंक ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, आज की सबसे बड़ी स्टोरी ये होनी चाहिए कि जनाब मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं आ सकेंगी, और अगर काजी फाइसा साहब के होते होते कर लें तो आसानी से कर ली जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान की, जिस जमात का सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उस सियासी जमात के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए फरमाया है। लास्टली एक स्टोरी है जिसको मुझे दुख भी होता है जिसके ऊपर बात करते हुए कि यार हमारे पॉलिटिशियन 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने हैं, अभी भी एक भाई वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब का, बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब है, ये लोग आज भी कभी सूबे से आगे क्यों नहीं बढ़ सके? ये क्यों वो रग पकड़ते हैं कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, ये इसी तरह की रग या इस तरह की वो जो डिवाइड करने वाली पॉलिटिक्स है वही रगें क्यों पकड़ते हैं? सबसे पहले तो आज नवाज शरीफ साहब वही अपने 2017 से आगे निकल नहीं सक रहे कि मुझे क्यों निकाला। फिर एक चीज़ जिसको मैं थोड़ा सा बोल्डली, थोड़ा सा ब्लंटली एड्रेस करूँगा, अगर कोई इसको मिसअंडरस्टैंड करे तो प्लीज़ मुझे पहले ही, मैं माजरत खाऊँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब मियां नवाज शरीफ साहब आज खिताब कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये स्टांस लिया अपना कि उनका माजी का मुझे क्यों निकाला, फिर मुझे क्यों निकाला के बाद वो कहाँ पर आज खड़े हुए हैं, ये दो एक इंटायरली डिफरेंट पोल्स हैं। वो ये मुझे क्यों निकाला का नैरेटिव था, और जहाँ पर आज मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, और फिर ये आइनी तरमीम को देखिए तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को मुझे क्यों निकाला या बार बार क्यों निकाला वाला स्टांस अब लेना बनता ही नहीं है। वोट को इज्जत दो वाला स्टांस अब नहीं चलेगा। मियां साहब बार बार सारी कौम आपको बता चुकी है, 8 फरवरी को प्रैक्टिकली बता चुकी है कि आप कहाँ पर खड़े हुए, कौम कहाँ पर खड़ी हुई है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कह दिया कि गैरतमंद कौमें सवाल पूछती हैं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को क्यों घर भेजा गया। इसका मतलब ये है, आई एम वेरी सॉरी टू कोट दिस, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, जब मैं भी ये स्पीच सुन रहा था तो मैंने ये क्लिप कटवाया, मैं ऑफिस में था, मैंने इसका क्लिप कटवाया कि मुझे ज़रा क्लिप काट के दीजिए, मैं कैटेगोरिकली क्लियरली सुनना चाहता हूँ कि मियाँ साहब ने क्या कहा। तो जनाब 5 जजेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गैरतमंद कौमें सवाल पूछती हैं और तब तक पूछती हैं जब तक उनको जवाब नहीं दिया जाता। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी कौम को कह रहे थे गैरतमंद नहीं है, तो मियाँ साहब मैं आपको उसका जवाब देना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा आपके मुद्दबाना तरीके से आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। गैरतमंद कौम पिंडी में भी निकली थी, गैरतमंद कौम आज भी मियाँ वाली में निकली हुई थी, गैरतमंद कौम आज भी फैसलाबाद में निकली हुई थी। हुकूमत आपकी बेटी की है, मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है पंजाब में, आपके भाई की हुकूमत है मरकज़ में, और आप उस गैरतमंद कौम के अफराद को कि जो आज एहतजाज अपने कायद या अपने साबिका वज़ीर आज़म या अपने लीडर के लिए कर रहे थे, रोकने वाले आप थे। गैरतमंद कौमें निकलती हैं, फिर उनको रोकते कौन हैं वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ूंगा। नंबर 2, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि मियाँ साहब किस ज़माने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आज भी ये कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती, इमरान खान साहब किसी और को बर्दाश्त नहीं करते एंड ऑल दैट। लेकिन एक चीज़ ज़रा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको कि वो भेड़ बकरियों की तरह जो चल पड़ते हैं, जो कहते थे 50 लाख घर बनाएंगे, जो भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चल पड़ते हैं। मतलब तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए आज भी भेड़ बकरी है। पाकिस्तानी वोटर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, उस जमात का वोटर, उस जमात का फॉलोअर, उस नज़रिए का फॉलोअर मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए भेड़ बकरी है। फिर हम बात करते हैं टॉलरेंस की, फिर हम बात करते हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ही और इनकी जमात ही बार बार, आज भी मेरे शो के अंदर ये बात होती रही कि जी तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करती, तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठना चाहती ही नहीं है। हजूर वाला, जब मामलात आप इस नहज पर ले जाएंगे, आप मामलात ऐसे चलाएंगे
कि आप एक सियासी जमात के वर्कर को भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ते हैं, कोर्ट करेंगे, इस नाम से मुखातिब करेंगे, तो जनाबे वाला कौन आप पर एतमाद करेगा, कौन आपके साथ बैठेगा, और कौन सी डेमोक्रेसी और कौन सी जमहूरियत। बहरहाल मियाँ साहब बड़े लंबे अरसे के बाद टेलीविजन पे आए। मेरी ये होप्स हमेशा की तरह, पॉजिटिव आदमी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, हमेशा होप्स बहुत हाई रखता हूँ। मेरी होप्स आज भी बहुत हाई थी कि मियाँ साहब कोई बात करेंगे कि इकट्ठे बैठें, मुल्क को आगे लेकर चलें। लेकिन मियाँ साहब आज भी रोटी की कीमत मेरे दौर में ये थी, डॉलर इतने का था, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, भेड़ बकरियाँ एंड व्हाट नॉट। लेकिन फिर जब PMLN के किसी भी लीडर के सामने, किसी भी वर्कर के सामने हम ये बात रख देते हैं कि मियाँ साहब के टेन्यूर से पहले रोटी कितने की थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब के टाइम के ऊपर डॉलर कितने का था, मुशर्रफ साहब के टाइम के ऊपर पेट्रोल कितने का था, या उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में कितने का था, बिजली कितने की थी, तो फिर कहते हैं ये तो फिर 1947 पे जाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ यही तो प्रॉब्लम है भाई, कि हर टेन्योर के अंदर महंगाई बढ़ती है रही है। अब मौजूदा दौर का जवाब तो आपने देना है भाई। इस कदर महंगाई जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में हुई है कि माजी में मिसाल नहीं मिलती इसकी। आप उस चीज़ की बात ही नहीं करते। आप शहबाज शरीफ साहब के पिछले जो 16-18 महीने थे वज़ारत उज़्मा के, वो आप लोग बात ही नहीं करते उसके ऊपर, आप उसको ओन ही नहीं करते। खैर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उसको ओन ही नहीं करते। बट येट अगेन 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, साबिका वज़ीर आज़म, फिर एक ऐसी जमात का सरबराह कि जो क्लेम करती है कि वो हुक्मरान जमात है। चले हुक्मरान जमात है भी, वो वोटों को वोट लेकर आई या नहीं लेकर आई वो एक डिफरेंट बहस है। फिर उनकी साहबजादी एक बड़ा सबसे सूबा जो है, इसको बड़ा भाई कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, खुद से ही ये सियासतदानों ने बड़ा भाई बना लिया हुआ है। तो एक बड़ा सूबा जो है, बड़ा भाई जो है, उसकी वज़ीर आला, और आज उस जमात का सरबराह खड़ा होकर ये एक बात करे कि जी भेड़ बकरियों की तरह पीछे चल पड़ते हैं, ज़ेब नहीं देता। जब ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने का टाइम आता है, पता नहीं कौन एडवाइज़र्स हैं कि जो इस मुल्क के अवाम के ज़ख्मों के ऊपर, सियासी जमातों के ज़ख्मों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मरहम की बजाय नमक छिड़क देते हैं। मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। अगर यही पैटर्न रहा तो ये डेमोक्रेसी पनप नहीं सकेगी, डेमोक्रेसी आगे नहीं चलेगी। ये डेमोक्रेटिक रवैये बिल्कुल भी नहीं है जो आज मियाँ साहब ने भी शो किया है। मैं बसद एहतराम, बिल्कुल इज़्ज़त के साथ, बड़ा मुद्दबाना सा गुजारिश कि दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक बिहेवियर। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा।